हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। तो आज एक हम न्यूज़ आइटम के बारे में बात करेंगे जहां पे कि बहुत ही एक बड़ी न्यूज़ फ्राइडे के सेशन में आई थी, जहां आप लोगों ने भी सुना होगा कि MSCI ने अपना कुछ वेटेज कम किया है भारतीय एयरटेल पर। तो उसको थोड़ा सा हम डाइसेक्ट करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड लाइक व्हाट वाज द पर्सपेक्टिव, व्हाई MSCI हैज़ डन इट। इनफैक्ट lot of media reports are saying that it was an error, एंड आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मैंने ब्लूमबर्ग क्विंट से ये न्यूज़ आइटम उठाया है जहाँ पे कि दे हैव ट्राइड इन एक्सप्लेनिंग इट दैट दिस वाज नॉट एन एरर बट इट वाज अ राइट मूव बाय MSCI. So MSCI basically what they do it is like they do look into the data every month. like अगस्त में इन्होंने अपना रीचेक किया अपना पूरा पोर्टफोलियो को, and they have lowered the kind of weightage of Bharti Airtel in MSCI Emerging Market Index, right? So यहाँ पर ही लोगों ने बोलना शुरू किया कि that ये कुछ मिस्टेक किया है MSCI ने. So reduction in Bharti Airtel's weightage in MSCI Emerging Market Index sparkled speculation that the world's biggest index compiler have made a mistake. They may not be correct. तो इन्होंने जो इसको पूरा इस स्टोरी को कवर किया है ब्लूमबर्ग क्विंट ने, उसमें इन्होंने बोला है कि MSCI इमर्जिंग इंडेक्स मार्केट इंडेक्स में जो इन्होंने रिडक्शन किया है उसको काफ़ी लोग, इनफैक्ट आई हैव रेड रिपोर्ट्स ऑन इकोनॉमिक टाइम्स, मिंट एंड लॉट मेनी अदर रिपोर्ट्स ऑल्सो, वहाँ पे सभी ने ये बोला है कि एरर है एंड दे विल डेफिनेटली रिवर्स इट. बट इसमें हम समझते हैं, जो कि मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगी एंड बहुत लॉजिकल भी है मेरे को रिपोर्ट लगी, तो इसमें हम समझते हैं कि क्या कहा है इन्होंने. इन द लेटेस्ट रिव्यू भारती एयरटेल्स वेटेज फेल बाय 15 बेसिस पॉइंट्स इन द इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स अकॉर्डिंग टू MSCI's स्टेटमेंट. अब MSCI ने इसको 15 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया है. सम ब्रोकरेजेस नोट्स रिव्यूड बाय ब्लूमबर्ग क्विंट कॉल्ड दिस इज़ एन एरर. तो ये एरर बोला है काफ़ी सारी ब्रोकरेज नोट्स में. Among other reasons that MSCI picked up incorrect information from NSDL. तो NSDL से इन्होंने डेटा जो उठाया वो उन्होंने गलत उठाया है. काफ़ी रिपोर्ट्स का ये कहना है, काफ़ी ब्रोकरेजेस का ये कहना है. कन्फ्यूजन जो हुआ भारती एयरटेल पे, उस वजह से आपने देखा होगा कि फ्राइडे के सेशन में भारती एयरटेल में कुछ 2% का लॉस हुआ शेयर में, एंड उसी वजह से ये नीचे गिरा शेयर. MSCI एंड भारती दोनों ने इस पे कुछ भी बोलने से मना कर दिया है, बट फिर भी इनके कुछ सोर्सेज ने इनको बात करने के लिए अग्री किया एंड दे सजेस्टेड दैट इट्स नॉट एन एरर, राइट. अब इसमें समझते हैं कि एरर क्यों नहीं है. फॉरेन ओनरशिप इन टेलीकॉम कंपनीज इज़ कैप्ड एट 49% अंडर द ऑटोमेटिक रूट. तो ऑटोमेटिक रूट में आपको पता है कि फॉरेन ownership cannot be beyond 49% in any company and requires government approval beyond that level. अगर 49% से किसी को ज़्यादा अपना डाइल्यूट करना है या फॉरेन ओनरशिप को लाना है उस कंपनी में, तो उसके लिए गवर्नमेंट अप्रूवल लगता है. टेलीकॉम ऑपरेटर्स sought approval to raise foreign ownership beyond 49% to 100% and received the nod in January. जनवरी में एक नोट आया था जहाँ पे कि एयरटेल ने ये अनाउंस किया था. आई थिंक 22nd of January was the date when they got this news that ये इनको एक अप्रूवल मिल गया है DOT से that they can raise the ownership beyond 49% to 100%, एंड ये इन्होंने जनवरी के नोट में लिखा था. मीनिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स कैन इंक्रीज देयर होल्डिंग इन द कैरियर फ्रॉम करंट 20% टू 74%. तो करंटली जो 20% पे है वो 74% तक पूरा इसको फॉरेन इन्वेस्टर्स इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ा सकते हैं. बट ये किया क्यों नहीं भारती एयरटेल ने? इसमें इन्होंने मतलब एक चीज़ है कि इनको ये अप्रूवल मिल गई थी जनवरी में, बट देयर इज़ अनदर फैक्टर टू इट, देयर इज़ अ कंडीशन अटैच टू इट, जहाँ पे कि बहुत क्लियरली ये बोला गया था दैट इनकी जितनी भी डाउनस्ट्रीम सब्सिडरी कंपनीज़ हैं, विच मीन्स भारती इंफ्राटेल हो गया, इनका DTH हो गया, ब्रॉडबैंड हो गया, जो कि भारती टेलीमीडिया वगैरह जो कंपनीज़ हैं, वहाँ पर भी दे ऑल्सो हैव टू बी FDI कंप्लाइंट. वहाँ पर भी FDI कंप्लाइंट होना पड़ेगा इन इस कंपनी को, और उसी वजह से, उस कंप्लाइंसेस की वजह से
इन्होंने अपना ये 49% से 100% की कैटेगरी में जाने के लिए इन्होंने अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन NSDL को नहीं दी थी। तो NSDL में आज भी आप देखेंगे तो वो 49% की कैपिंग है, whereas they've already got the news or they've already got the approval for increasing the ownership to 100%। बट ये कर क्यों नहीं पाए, उसका थोड़ा सा मैं लॉजिक समझाता हूँ आपको। क्योंकि ये जो सब्सिडरी कंपनीज है भारती इन्फ्राटेल, DTH एंड ब्रॉडबैंड, इसमें ये भी शुड बी कंप्लायंट विद फॉरेन ओनरशिप लिमिट्स। अब मैं आपको छोटा एग्जांपल बताता हूँ। लेट्स से भारती इन्होंने अगर 100% कर दिया होता एंड भारती एयरटेल का जो इंफ्राटेल में इन्वेस्टमेंट है, जस्ट एन एग्जांपल, भारती इंफ्राटेल में जो एयरटेल का जो इन्वेस्टमेंट है या फिर ओनरशिप है, लेट्स से इट इज़ करंटली लेट्स से 30% और 40%, एंड भारती इंफ्राटेल पे भी जो फॉरेन ओनरशिप जो कंप्लाइंसेस है अगर उनके भी 49% का कैप होता, तो आज की तारीख में भारती एयरटेल की जो ओनरशिप है वो फॉरेन ओनरशिप की तरह काउंट नहीं होती, और फॉरेन ओनरशिप लेट्स से भारती इंफ्राटेल में होती 20% और 30%, लेट्स से 30%। तो भारती इंफ्राटेल में करंटली हम एक एज्यूम कर रहे हैं कि 30% जो है फॉरेन ओनरशिप है, एंड भारती एयरटेल की जो ओनरशिप है लेट्स से 40% है, जस्ट एन एग्जांपल। अब क्या होगा अगर ये अपना पूरा ओनरशिप को 49% से 100% इंक्रीज़ कर देते भारती एयरटेल में, तो भारती एयरटेल बिकम अ फॉरेन कंपनी, राइट। भारती एयरटेल विल नॉट बी एन इंडियन कंपनी देन। वो ओनरशिप जो हो जाती है उनकी भी चेंज हो जाती है, भारती एयरटेल में वो फॉरेन कंपनी बन जाती, और क्योंकि वो फॉरेन कंपनी बन गई तो भारती इंफ्राटेल में जो 40% जो स्टेक भारती एयरटेल का है वो भी काउंट होता एज ए फॉरेन ओनरशिप। तो फॉरेन ओनरशिप होने की वजह से क्या हो जाता, 30% फॉरेन ओनरशिप ऑलरेडी, मान लीजिए हमने जो एग्जांपल लिया 30% ऑलरेडी थी, एंड 40% जो एयरटेल वाली ओनरशिप है वो भी एज ए फॉरेन ओनरशिप काउंट होती। तो वो क्या हो जाता, 40 + 30 70% ओनरशिप हो जाती, जबकि कैप हमने बोला है 49% की है। तो उससे सारा कंप्लाइंसेस ख़राब हो जाता है, एंड दैट इज़ द रीज़न दे वांट टू फर्स्ट सॉर्ट इट आउट विद द सब्सिडरी कंपनीज एज वेल, एंड दैट इज़ द रीज़न दे हैव still kept it 49% and not 100%. I hope I am very clear in this communication कि सब्सिडरीज में भी वो फॉरेन ओनरशिप का कंप्लाइंसेस बहुत ज़रूरी है। नाउ आगे बढ़ते हैं। बिकॉज फॉरेन ओनरशिप ऑफ मोर देन 50% इन भारती एयरटेल वुड मेक इट ए फॉरेन ओन्ड कंपनी, जो मैंने आपको समझाया अभी। अगर वो फॉरेन ओन्ड कंपनी हो जाएगी तो उसका जो बाकी इम्पैक्ट है सब्सिडरी कंपनी से वो भी पड़ेगा। कंसिक्वेंटली इट्स शेयर होल्डिंग इन द सब्सिडरीज वुड ऑल्सो बी लेबल्ड फॉरेन एंड कॉज देम टू ब्रीच द फॉरेन ओनरशिप कैप्स इन देयर सेक्टर्स। तो मैंने आपको यही अभी समझाया एग्जाम्पल के जरिए, वही इन्होंने क्लियर किया है। भारती एयरटेल इज इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द रिक्वायर्ड अप्रूवल्स फ्रॉम द रिस्पेक्टिव रेगुलेटर्स फॉर इट्स सब्सिडरीज, अ कंपनी ऑफिशियल टोल्ड ब्लूमबर्ग क्विंट। तो बहुत ही अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हम इनका जो NSDL से डेटा उठाया है MSCI ने वो कुछ भी गलत नहीं है, एंड दैट इज़ द राइट डेटा। मोर इम्पॉर्टेंटली द ऑपरेटर इज़ येट टू फाइल विद NSDL टू इंक्रीज इट्स फॉरेन ओनरशिप लिमिट। मैंने आपको बताया था NSDL को भी इन्होंने अभी तक डेटा इसीलिए 49% पे रखा है क्योंकि ये अभी तक कंप्लाइंसेस में उलझे हुए हैं। जब तक ये कंप्लाइंसेस पूरे नहीं होते तब तक ये 49% ही रहेगी। Until Bharti Airtel completes compliances, NSDL will continue to classify its foreign ownership at 49%. MSCI acknowledged this. तो जो बाकी डेटा या बाकी रिपोर्ट्स जो बोल रही हैं कि गलत डेटा उठाया, बिल्कुल ही आई डोंट थिंक दैट दे आर राइट। एंड इसी वजह से मैंने काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी डिफरेंट स्टोरीज़ और डिफरेंट वर्जन्स पढ़े, एंड आई केम टू द कंक्लूजन दैट दी वॉट एवर दे आर सेइंग इज़ प्रीटी लॉजिकल। In case of India, MSCI said it would consider potential increase in foreign ownership limit based on data published by CDSL. For securities that are not covered by its list provided by the CDSL, foreign ownership will be determined based on publicly available data. तो MSCI को कोई मतलब नहीं है कि उनको क्या मिल गया है, अगर अप्रूवल मिल गया है, बट अगर NSDL के पास या CDSL के पास डेटा नहीं है अवेलेबल तो वो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो जो भी पब्लिकली अवेलेबल डेटा है वो उसी के हिसाब से जाएंगे। MSCI वेटेज रिव्यू इन अगस्त इज़ बेस्ड ऑन अवेलेबल पब्लिक डेटा। तो मैंने जैसे आपको बताया था पब्लिकली डेटा अवेलेबल यही है कि स्टेट्स फॉरेन ओनरशिप
through automatic route is 49% for Bharti Airtel and it will remain at that level till the company complies with the conditions. तो जो भी कंडीशंस अनटिल वो फुलफ़िल नहीं करते तब तक 49% ही मान के चलेगी MSCI अपनी, इन्होंने कोई कुछ गलती नहीं की है. Promoters including Singtel owned 56.23% of Bharti Airtel while the public held the remaining 43.76% as of June. Foreign investors held 20%. तो ये इन्होंने जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो यहाँ पे बताया है. So the speculation that MSCI made an error and outflows stemming from the reduction in weightage in the emerging market index may be reversed may not be correct. तो मैंने जैसे आपको बताया कि काफ़ी सारी रिपोर्ट्स ये बोल रही हैं कि MSCI ने एरर किया है एंड बिकॉज ऑफ विच आउटफ्लोज होंगे भारती एयरटेल के शेयर से बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन वेटेज, वो रिवर्स कर देंगे MSCI. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो रिवर्स नहीं करेंगे अनलेस NSDL या CDSL इनको डेटा देता है कि अच्छा 49% से 100% हो गया है. वो अभी होने वाला दिख नहीं रहा है बिकॉज अभी भारती एयरटेल अनलेस वो अपनी सब्सिडरीज कंपनीज में कंप्लायंसेस नहीं लेके आते तब तक आई डोंट थिंक दैट दे विल बी एबल टू प्रोवाइड दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन टू NSDL. तो इसी वजह से काफ़ी ये चर्चा चल रही थी. वन ऑफ द इमीडिएट ट्रिगर, हाँ ये ज़रूर है कि एक ट्रिगर है जो सुप्रीम कोर्ट के पास अभी भी पेंडिंग है कि AGR में इनको कितना टाइम मिलता है. दैट इज़ एन इमीडिएट ट्रिगर एंड बिकॉज ऑफ विच भारती एयरटेल स्टॉक सी द अप्स एंड डाउन्स. वो एक अनसर्टेनिटी डेफिनेटली है. लेट्स अंडरस्टैंड द बिट ऑफ टेक्निकल साइड ऑफ इट एज वेल कि भारती एयरटेल पे कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये सपोर्ट लेगा. ये भारती एयरटेल का मैंने डेली का चार्ट लगाया है. डेली के चार्ट में 528 रुपीज़ 60 पैसा पे इसने क्लोज़ किया है और अगर आप देखते हैं इसका जो 200 DMA है वो कुछ 500 के आसपास है विच इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. 500 अगर ये मेरे ख्याल से 500 के आसपास ये मिलता है दैट इज़ ए बेस्ट बाय फॉर एयरटेल बिकॉज इन टाइम्स टू कम. अभी मेरे को आज ही मैसेज आया है कि नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स योर एयरटेल, बिकॉज आई एम एन एयरटेल यूज़र, तो मेरा जो बिल है वो आई थिंक नेक्स्ट मंथ से बढ़ने वाला है. तो सारी कंपनीज़ अभी एयरटेल जियो वोडा तीनों ही अपने जो टैरिफ प्लान है वो बढ़ाने के लिए एकदम तैयार हैं एंड कस्टमर्स को भी इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दिया है कि अभी ये टैरिफ्स बढ़ने वाले हैं एंड दैट इज़ द रीज़न पीपल लाइक मी एंड यू एंड आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि वो टैरिफ प्लान्स बढ़ेंगे. एंड सेकेंडली आरपू ऑफ एयरटेल इज़ बेस्ट इन द इंडस्ट्री. 150 रुपीज़ जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र होता है वो बेस्ट इन द इंडस्ट्री है. तो मेरे को जो लगता है वो 500 जो 200 DMA है वो वहाँ से सपोर्ट ज़रूर लेगा. वहाँ से हम लोग मैं बोलता हूँ कि 500-510 के आसपास मिलना शुरू होता है बिकॉज नॉट एवरी टाइम यू विल फाइंड द स्टॉक प्राइस एग्जैक्टली एट 200 DMA. 510 मिलता है, 505 मिलता है, 515 भी मिलता है. आई विल बी ए बायर ऑन एयरटेल. और इसमें जो नेक्स्ट सपोर्ट है 480 के आसपास इसका नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है एंड ये जो है लॉन्ग टर्म में दिस इज़ अ बेस्ट बाय. आप देख सकते हैं इसका जो RSI भी है, RSI भी 33-34 के आसपास आ गया है. अगर 500 के आसपास आता है तो ये दिस विल अगेन गिव यू एन इंडिकेशन दैट इट विल बी इन ओवरसोल्ड टेरिटरी. और हम लोग मेरे हिसाब से दिस इज़ ए बेस्ट बाय एट दिस पॉइंट इन टाइम एंड आपको जैसे मैंने ये पूरा समझाया है कि क्यों ये 49% से 100% नहीं हुआ और MSCI की कोई एरर नहीं है इसमें, जबकि बाकी सारी रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं कि इसमें MSCI का एरर है और वो अपना रिविज़िट करके इसको वापस लेंगे इसको, विच आई डोंट फील दैट दे विल डू इट. So this is it for today's video. I thought there was a lot of confusion which was going on Bharti Airtel. So this is it. In case you like my video, you like my content, do subscribe my channel and hit the bell icon. We'll see you in the next video. Thank you so much.